हेलो गाइस, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल एनडी गुरुकुल। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये वीडियो 5001 लीनियर जीके सीरीज का पार्ट नंबर 18 है, जिसमें हम प्रतिदिन 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो पीछे जो है ऑलरेडी 17 जो है वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आज के वीडियो में भी हम लोग 50 जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम्पल आपके तौर पे यहाँ पे लिखा गया है, जो कि आपको ये थंबनेल में भी देखने को मिला होगा। ये सारे क्वेश्चंस उन 50 क्वेश्चंस में इंक्लूडेड हैं। जैसे कि नाभिकीय विकिरण से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारत में इंटरनेट का शुरुआत कब हुआ था, नीति आयोग कैसा निकाय है, कॉफ़ी में क्या पाया जाता है। इस तरह के जो है तमाम जो है बार बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हम लोग आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और इस तरह के जो है नोटिफिकेशंस और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि रोजाना का आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। हम यहाँ से पहले कुछ इंक ले लेते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है या किसको कहा जाता है, ठीक है। दो बार टाइप हो गया है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बायोलॉजी से रिलेटेड है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सारे क्वेश्चंस जो है रिपीटेड हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जिन क्वेश्चंस का आपके आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है, उन्हीं सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। दिया गया है कि सबसे बड़ा फल किसका होता है, यानी कि इस दुनिया भर में संसार में बोले तो सबसे बड़ा फल किसका होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कटहल। सभी फलों में ये सबसे बड़ा होता है। जैसे कि तरबूज वगैरह भी आपको देखने को मिला होगा कि काफ़ी बड़े होते हैं, बट उससे भी बड़ा होता है हमारा कटहल। क्वेश्चन नंबर 3, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल। यदि इसी सवाल को यदि घुमा के आपसे पूछ दे, जैसे कि पालक में कौन सा अम्ल होता है, गोभी में कौन सा अम्ल होता है, ठीक है, तो इन सभी का जवाब एक ही होगा, ऑक्जेलिक अम्ल। अभी फिलहाल ही के एसएससी नहीं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो कि 2024 में हुआ था, उसमें भी इस तरीके के घुमा करके क्वेश्चन पूछा था कि पालक में कौन सा अम्ल होता है। यदि आप टमाटर का पढ़ के गए हैं तो आप इसका डेफिनेटली जो है गलत करके आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सही जो है याद रखना है कि पालक, गोभी और टमाटर जिसमें भी छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कि पालक में भी देखे होंगे पीछे के साइड में, तो छोटा छोटा आपको क्रिस्टल्स आपके हाथ में लगे जो है मालूम होते हैं। और टमाटर में भी उसकी जो गुद्दी होती है उसमें भी आपको क्रिस्टल जैसे कि बालू टाइप का जो है बहुत ही महीन महीन कण वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। यदि आपसे पूछ दे कि सेब में कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें होता है आपका मैलिक अम्ल। और एक क्वेश्चन आता है बार बार कि दूध में कौन सा अम्ल होता है, ठीक है। तो दूध में आपका लैक्टिक एसिड हो जाएगा, लैक्टिक एसिड या अम्ल जो भी बोले, ठीक है। इमली में पूछे तो इमली में आपका हो जाएगा टार्ट्रिक टार्ट्रिक। और पूछ दे आपसे कि ये बताइए कि जैसे कि नींबू में संतरे में जो भी खट्टा फल होता है उसमें क्या होता है, तो इसमें आपका सिट्रिक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है। वैसे तो ये काफ़ी सिंपल है, जो गांवों से बिलोंग करते हैं उनके लिए काफ़ी आसान है, लेकिन जो बाहर शहरों में रहते हैं उनको इसका जो है पता नहीं होता है। तो कई बार लोगों को चकमा देने के लिए ऐसा सवाल भी पूछ लेता है।
तो इसका सही जवाब हो जाए आपका जून से जुलाई के बीच में जो खरीफ फसल है उसकी बुआई करा दी जाती है। इसी से लगे हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रबी फसल की बुआई कब की जाती है। रबी फसल यानी कि जो गर्मी के फसल होते हैं, जैसे कि गेहूं, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, खेसारी हो गया, मटर वगैरह। ठीक है, तो इसकी बुआई कब से कब कर दी जाती है, तो अक्टूबर से नवंबर माह के बीच में, इसके बीच में अक्टूबर से लेकर नवंबर माह के बीच में रबी फसलों की बुआई की जाती है। अगला क्वेश्चन जो है कॉफी में क्या पाया जाता है। ठीक है, कॉफी में क्या पाया जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कैफीन। ठीक है, और यही पूछ दे कि तंबाकू में क्या पाया जाता है, इसके बाद गुटखे में क्या पाया जाता है, खैनी में, तो वो सभी के सभी निकोटीन होते हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। कॉफ़ी में पाया जाने वाला ये कैफीन काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है उनके लिए जिनको काफ़ी हरासमेंट है, या जिनको जो है बोल सकते हैं कि नींद आ रही है, उसको रोकने के लिए। जैसे कि यदि कोई स्टूडेंट है रात भर बैठ के पढ़ाई करता है, तो वो यदि कॉफ़ी का सेवन करता है तो उसे पढ़ाई में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने को मिलेगा, नींद इससे कम आता है। यदि आप चाय पीते हैं, टी, तो उससे जो है शरीर की थकावट कम होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि हमारे डेली लाइफ से संबंधित है, जैसे कि 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है। तो मेगाबाइट को हम लोग शॉर्ट में एमबी बोलते हैं, यानी कि इसका सिंपल सवाल है कि 1 MB में कितने हमारे केबी होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये आजकल का जो है ज़माना है, 21वीं सदी है, और यहाँ पे लोग डिजिटल होते जा रहे हैं। लोग अपने पास पैसे नहीं रख रहे हैं, वॉलेट रख रहे हैं, इंटरनेट की सुविधा है, यूपीआई है, तो यूपीआई से लोग पेमेंट कर रहे हैं, ज़्यादातर जो है कैशलेस हो रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा भी है। तो यहाँ पे हम लोग रोज़ाना जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए जो भी हम इंटरनेट पैक लेते हैं वो हमें जीबी एमबी में करके ही देते हैं, 1 GB 1.5 GB करके। तो उसमें जो है एक जीबी जैसे कि मान के चलते हैं यदि किसी को मिलता है तो उसको 1024 MB प्रोवाइड करता है। 1 GB यदि कोई भी सिम कार्ड प्रोवाइडर बोलता है कि 1 GB मिलेगा, तो आपको पर डे जो है 1024 MB मिलता है। उसी में पूछ रहा है कि 1 MB में बताइए कि कितना केबी होता है, तो सेम 1024 इसमें भी होता है। ये आप चीज़ ध्यान में रखेंगे इसे। ठीक है, लगे हाथ इसको और भी देख लेते हैं। यदि 1 TB बोले तो 1024 क्या हो जाएगा आपका जीबी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1024 किलोबाइट, जिसको हम शॉर्ट में केबी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। इंटरनेट का या इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो ये लगभग 1995 में, जनवरी 1995 में हुआ था। और ये फर्स्ट टाइम जो हमारा बीएसएनएल है उसने ये सुविधा लाया था। हालांकि वर्तमान समय में बीएसएनएल जो है काफ़ी पीछे है, एयरटेल, जियो अब तक 5G लॉन्च कर चुके हैं, और बीएसएनएल अभी तक जो है 4G 3G पर ही अटका हुआ है। हालांकि ये सरकार का है। ठीक है, बीएसएनएल का यदि आपसे फुल फॉर्म पूछ दे, BSNL, ठीक है, तो भारत संचार निगम लिमिटेड होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर से संबंधित है, डीवीडी। ठीक है, डीवीडी का पूर्ण रूप आपको बताना है। व्हाट इज द एब्रिविएशन फॉर्म ऑफ डीवीडी। तो डीवीडी को हम लोग डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है आप यदि पूछे तो जो भी मिले आपको वहां पे लगा देना है। यदि दोनों मिल जाए तो इनमें से दोनों आपको करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें डीवीडी के जगह पे यदि आपसे सीडी पूछ दे तो सीडी का मतलब होता है कम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, और इससे आपसे पूछ दे सीडी के जगह पे जैसे कि आपका एचडी। ठीक है, एचडी इसका मतलब हाई डेफिनेशन। यदि एचडीडी पूछ दे तो हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा, एसएसडी पूछ दे तो सॉलिड स्टेट ड्राइव हो जाएगा,
ऐसे ही कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जिनको कि याद रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं और शॉर्टकट भी याद रखना आपको बहुत ही कंपलसरी है। तो यदि कंप्यूटर से संबंधित आप इन सभी शॉर्टकट और एब्रिविएशन फॉर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, उसके बारे में एक अलग से वीडियो हम बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था। तो यदि हम देखें तो जो फर्स्ट हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था वो वैक्यूम ट्यूब से बन करके हुआ था। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब्स से बना हुआ था और ये कंप्यूटर इतना बड़ा होता था कि पूरा फ्लैट में इसके जो है पार्ट्स बिखरे पड़े होते थे और इसमें एनर्जी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता था और साथ ही ये काफ़ी जो है हीट जो है उत्पन्न करते थे, जिसकी वजह से एसी वगैरह लगाना भी बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी था और ये ज़्यादा खर्चीला भी था। ठीक है, तो इसलिए इसके जो है अगले श्रेणी के जो है कंप्यूटर बनाए गए। वर्तमान में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का जो है क्या बोल सकते हैं माइक्रोचिप्स है, जिनका इस्तेमाल हम लोग अभी वर्तमान में करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। ठीक है, और ये काम कब किया गया और किसकी सरकार में। तो इसका यदि हम सही देखें तो इसका नाम बदल के कर दिया गया है नीति आयोग और इसे बदला गया था 1 जनवरी 2015 में। इससे पहले योजना आयोग को स्टार्ट करने वाले हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, इनके समय में स्टार्ट हुआ था जवाहरलाल नेहरू और नीति आयोग नरेंद्र मोदी जी के जो है समय में स्टार्ट हुआ था, मोदी आई थिंक। ठीक है, स्टार्ट किया गया था और ये बीजेपी ने इसको स्टार्ट करा है। ये जो है आगे के संबंधित, जैसे कि देखिए इससे संबंधित एक अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सिविल एग्जाम्स हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, वन डे आपका एग्जाम हो, उसमें ये सवाल पूछा जाता है कि नीति आयोग कैसा निकाय है। ठीक है, क्योंकि ये जो आयोग काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में लगभग सभी को पता होता है, बट ये नहीं पता होता है कि इसका वर्णन हमारे संविधान में किया गया है या नहीं किया गया है। तो सीधे तौर पे क्या है, तो इसका वर्णन हमारे संविधान में नहीं देखने को मिलता है, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसको हम बोल सकते हैं क्या, गैर संवैधानिक निकाय है। यदि आप चुनाव आयोग को बोले तो वो संवैधानिक है। इसके बाद आपका कर्मचारी सिलेक्शन के लिए है, वो भी जो है आपका संवैधानिक है, क्योंकि उस सभी की चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राउरकेला इस्पात कारखाना, भिलाई इस्पात कारखाना और दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस योजना में स्थापित हुआ था। चूंकि आप लोग देखेंगे यहाँ पे औद्योगिक को बल दिया जा रहा है। ठीक है, सभी जो है जैसे कि राउरकेला झारखंड में है, भिलाई और दुर्गापुर ये सभी के सभी क्या है कारखाने हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने औद्योगिक पर काफ़ी ज़्यादा जो है विशेष ध्यान दिया था, उसको प्रबल करने के लिए कई सारे जो है हम लोगों ने स्टार्ट करा था। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये सभी काम हुए थे और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में चला था, तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। और हाँ, पंचवर्षीय योजना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगभग कहीं से ना कहीं से जो है आपके 12 पंचवर्षीय योजनाओं में से कहीं से भी उसका समय पूछता है कि कब से लेके कब चला है, किन के उपलक्ष्य में चला है, कौन सा मॉडल रखा गया है, किसको विशेष पर ध्यान दिया गया था, किसको हमने अचीव करा था टारगेट को, किसमें हमने अचीव नहीं करा था। ठीक है, तो इस सभी से संबंधित जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यदि आप चाहें तो उसके बारे में भी हम वीडियो बना के यहाँ पे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी जो कि 17 जुलाई 1975 में किस पंचवर्षीय योजना में इसका जो है डिसीजन लिया गया था कि हम लोग 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और शुरुआत इसमें देखिए 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला कि 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो 17 जुलाई 1975 में।
अब 21 पंचवर्षीय योजना में, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में विशेष तौर पर गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और गरीबों के उत्थान के लिए तरह तरह के जो है कार्यक्रम चलाए गए, उन पे विशेष ध्यान गए। क्योंकि सभी को पता है कि जब तक जो है गरीब लोग अपना स्तर ऊपर नहीं बढ़ाएंगे तब तक देश से गरीबी नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो गरीबों का उन्मूलन बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। और यहाँ पे अभी भी उसका प्रभाव देखते हैं कि लोगों के गरीब लोगों के उत्थान के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार भी अपने अपने बोल सकते हैं कि क्षेत्र में इसके बढ़ावा के लिए कई प्रकार के जो है योजनाएं बनाती हैं, स्कीम्स बनाती हैं। और पंचवर्षीय योजना ये जो है 1974 से 78 में चला था। कौन सा? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें गरीब उन्मूलन गरीबी हटाओ के बारे में जो है नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन इकोनॉमी से संबंधित है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको, ये क्वेश्चन आप लोग इसको स्टार मार्क करके याद रखेंगे। बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संरचनात्मक। ठीक है, क्योंकि यदि हम इसको समझे कि संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, तो हम लोग इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि जैसे मान के चलिए कि भारत में कोई कंपनी है, ठीक है, और उसको कुछ ऐसा चीज़ बनाना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सके, लेकिन भारत में हर किसी के पास वो एबिलिटी नहीं है, वो स्किल नहीं है जिसका इस्तेमाल करके वो उस काम को कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी आती है। और कितना भी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो स्किल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो नौकरी नहीं कर पाते हैं। यदि करते भी हैं तो उनके पास वैसा स्किल नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि संरचनात्मक बेरोजगारी लंबे समय तक चलने वाली बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में बदलाव के मुख्य कारण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, और एक बात यदि हम आपको बताते चले कि छुपी बेरोजगारी भी एक मुख्य कारण है। छुपी बेरोजगारी, चूंकि हमें पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे आधा से ज़्यादा लोग जो है कृषि में लगे हुए हैं। ठीक है, और कृषि में लगने का मतलब होता है कृषि में छुपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, आवश्यकता से अधिक लोग किसी एक काम को करते हैं जिसकी वजह से छुपी बेरोजगारी जैसी जो समस्या उत्पन्न आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक की स्थापना वाशिंगटन डीसी में कब की गई थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये विश्व बैंक की बात है। तो ये इसमें आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पहला कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो 1945 में। कहाँ हुई थी? तो वाशिंगटन डीसी में। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों को आप लोग देखिए। जब तक हम क्वेश्चन के साथ उससे संबंधित और चीज़ें नहीं देखते हैं तो काफ़ी हमें प्रॉब्लम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक कौन सी है? यदि आपको जानकारी हो तो आप प्लीज़ इसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक वो है हमारा अपना SBI बैंक। ये इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि शुरू से ही इसमें जो है बहुत सारे बैंकों का विलय होते गया है, जिसकी वजह से ये आज जो है पूरे वर्ल्ड का जो है टॉप 50 में ये अपना स्थान रखता है, यूँ बोले टॉप 10 में भी स्थान ये रखता है। ठीक है, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI है और SBI के ब्रांचेस न केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, औद्योगिक विकास बैंक IDBI, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी? ये एक औद्योगिक विकास बैंक है। उद्योग में यदि आपको पैसे की आवश्यकता है तो ये बैंक आपको पैसा प्रोवाइड करता है आपके बिजनेस, आपके उद्योग को विकास के लिए। तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1964 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा देशांतर होता है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा देशांतर है। तो ये जो अक्षांश है जो इस तरीके से होकर आती है वो कुल कितनी है, ठीक है। तो इसकी संख्या कितनी है, तो कुल 180 है। और देशांतर की संख्या यदि पूछे तो, देशांतर की संख्या पूछ दे तो 360 है। और एक देशांतर जो है 4 मिनट के बराबर होता है। यदि एक हम देशांतर पार करते हैं तो 4 मिनट का डिफरेंस आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रेड इंडियन और नीग्रो किस देश की प्रमुख जनजाति है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 21, किसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। श्वेत महाद्वीप, चूंकि हमें पता है कि श्वेत कहने का मतलब है कि वैसा महाद्वीप जो कि पूरी तरह से सफेद है। और सफेद क्या होता है, तो होता है बर्फ। बर्फ, तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसपे जो है साल में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जहाँ पे वहाँ पे बर्फ आपको दिखाई नहीं देगा, पूरी तरह से वो बर्फ से ढका हुआ है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे हम लोग श्वेत महाद्वीप कहते हैं। यहाँ पे हर देश के जो है मौसम विज्ञानी यहाँ पे खोज के लिए हमेशा वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे मौसम के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, हर एक देश वहाँ पे अपने अपने साइंटिस्ट को भेज करके वहाँ पे मौसम परीक्षण पर जो है बोल सकते हैं ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है का। क्वेश्चन नंबर 23, सी यू की, ठीक है, सी यू की ये एक किताब है और इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार आपके चीनी यात्री हुएनसांग है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है, कब हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 13 दिसंबर 1885 को ये हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, सालबाई की संधि 17 मई 1772 को ग्वालियर के समीप किनके बीच में हुआ था। तो सही जवाब हो जाए अंग्रेजों और मराठों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 26, रॉबर्ट क्लाइव के समय मुगल सम्राट कौन थे। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में शाह आलम द्वितीय थे। और जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे पहले प्लासी का जो है लड़ाई हुआ था, ठीक है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने पार्टिसिपेट करा था। और इसके बाद जो है हेक्टर मुनरो ने विदेशी कंपनी का जो है सेना नायक था, जिसने जो है बक्सर का युद्ध 1764 का बक्सर युद्ध जीता। और वहाँ से जो है भारत पर अंग्रेजों का शासन जो है धीरे धीरे मजबूत होता चला गया। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था। तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब था। और अकबर के द्वारा जो जजिया कर बंद किया गया था उसको पुनः स्टार्ट करने वाला यही वो बोल सकते हैं सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 28, रजिया का शासन का कब तक था। यानी कि रजिया सुल्तान का जो शासन काल वो कब से कब तक था। तो 1236 से 40, यानी कि इन्होंने कुल जो है 4 वर्ष का शासन किया था। और ये भारत की जो है पहली महिला शासिका हैं जो कि दिल्ली सल्तनत पे इन्होंने 1236 से 40 के बीच में 4 सालों का जो है शासन करा था। क्वेश्चन नंबर 29, फ्री जोन एक शब्द है और ये किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो फ्री जोन खो खो में जो है आपका एक शब्द होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली में पार्टिसिपेट करने वाली महिलाओं ने दिया था, ठीक है।
सरदार की उपाधि। और ये कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1928 ईस्वी में बारदोली आंदोलन हुआ था। तो इसमें आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसमें भी आपको 3 सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार है उसकी उपाधि किसने दी? तो बारदोली आंदोलन में पार्टिसिपेट करने वाली उन महिलाओं ने दिया था, ठीक है, सरदार की उपाधि। और बारदोली आंदोलन हुआ कब था? तो 1928 ईस्वी में, इसे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, बादलों की गति एवं दिशा मापने वाला यंत्र का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नेफोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और कई बार सिविल एग्जाम्स में जो प्रीलिम्स होते हैं उसमें और भी कम्पिटिटिव जैसे एसएससी एग्जाम्स में ये देखने को आपको मिल सकता है। पार्लियामेंट की किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी, पार्लियामेंट कहने का मतलब कि लोकसभा, ठीक है, प्लस राज्यसभा, इन दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य न होने के बावजूद भारत के सदन में बैठने का अधिकार किसे है? ठीक है, तो सॉलिसिटर ऑफ इंडिया, महान न्यायवादी को इसकी जो है अधिकार होता है कि वो किसी भी सदन में पार्टिसिपेट करता है, हालांकि पार्लियामेंट का वो सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 33, नाभिकीय विकिरण से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नाभिकीय विकिरण में जो विशेष प्रभाव पड़ता है वो शरीर का जो अस्थि मज्जा है, जो कि किसी भी शरीर का जो पीछे का मेरुदंड होता है उसमें भरा एक, बोल सकते हैं कि जेल जैसा एक ब्लड का होता है जिसे हम अस्थि मज्जा करते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 34, सोडियम को किस में डुबो कर रखा जाता है? ठीक है, किस में डुबो कर रखा जाता है? सोडियम को रखा क्यों जाता है? क्योंकि सोडियम जो है काफ़ी ज्वलनशील होता है, इसको जल में रखोगे तो भी ज़्यादा विस्फोट कर जाएगा, ठीक है, ये काफ़ी विस्फोटक पदार्थ होता है, जिसे सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में डुबाना काफ़ी जो है जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 35, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, जिसको हम लोग जनसंहार कह सकते हैं, कि उस समय में भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया किसने था? जनरल ओ डायर ने करवाया था। एक जनरल डायर है वो अलग है, और जनरल ओ डायर ने ये कांड करवाया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, पेट्रोलियम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये सोचने वाली बात है कि पेट्रोलियम उत्पादन उन्हीं राज्यों में या उन्हीं शहरों में की जा सकती है जो समुद्र के किनारे हो, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली एक लिम्पोपो नदी है, ठीक है, ये बताना है कि वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। यदि इसमें देखिए 2 सवाल बनने को है, मकर के एकमात्र वैसी नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है तो लिम्पोपो नदी, और ये है कहाँ पे स्थित? तो अफ्रीका में है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो जिनको पता होगा उनके लिए काफ़ी जो है इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अमेजन का जंगल। ये एक विशाल जो है भूस्थल पर फैला हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, किस दिन को दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं? अर्थात उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन रात कब बराबर होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 समय पर होता है, एक 21 मार्च और दूसरा 23 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 40, किस दिन को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 4 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने समय में भरा जाना चाहिए? यानी कि भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि यदि किसी भी कारण
यदि राष्ट्रपति का रिक्त जो पद है वो रिक्त रहता है तब खाली रहता है तो उसे कम से कम कितने समयों में भरा जाना चाहिए। तो इसकी मिनिमम जो समय है वो 6 माह होती है, यानी कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद भरा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ये एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 45, द्वैत शासन व्यवस्था को 1772 ईस्वी में किसने समाप्त किया था? ठीक है, तो वैरेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त किया था। तो आपसे एक सवाल है कि द्वैत शासन व्यवस्था को किसने स्टार्ट किया था और कब किया था? इस सवाल का जवाब हमने पीछे जो है कुछ क्वेश्चंस में किए हुए हैं। यदि आपने उनको देखा है या आपको जानकारी है तो आप वहां पे हमें कमेंट करके बताएंगे कि द्वैत शासन व्यवस्था कब जारी किया गया और किसने जारी किया। हमने तो ये देखा कि कब इसका जो है समाप्त किया गया है 1772 ईस्वी में। आप ये बताएं कब इसे स्टार्ट करा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। राज्यपाल अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति जो है ये उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है, यानी कि कितनी भाषाओं को उसमें सम्मिलित किया गया है? तो पहले 18 थी, ठीक है, 18 थी और इसमें और जो है 4 भाषा जोड़ी गई हैं और अभी वर्तमान समय में कुल 22 भाषाएं मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अकबर के दरबार में 2 मुस्लिम नवरत्न थे। वैसे तो अकबर के दरबार में 9 जो है नवरत्न थे, 9 रत्न इन्हीं को बोलते हैं, 9 रत्न थे। इनमें से 2 जो है मुस्लिम थे, उनका क्या क्या नाम है? तो पहले थे अबुल फजल और दूसरे फैजी। क्वेश्चन नंबर 49, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? बहुत लोगों को नहीं पता है। उनको इतना तो पता है कि अकबर का बेटा जो है था सलीम, लेकिन इसके बाद जब सलीम ने राजगद्दी संभाला उसके बाद से उसका नाम जो है जहांगीर में बदल गया था, जिसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहम्मद सलीम। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के वास्तविक प्रणेता कौन थे? यानी कि यूरोपीय प्रदेशों में जो धर्म सुधार आंदोलन स्टार्ट किया गया था उसके वास्तविक प्रणेता, उसको शुभारंभ करने वाले, उसको संभालने वाले नेता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगर ये वीडियोस के सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए हैं या कुछ इस वीडियो से नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि अभी हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो आगे आने वाली वीडियोस में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी से अलविदा चाहते हैं अभी के लिए। बहुत ही जल्द आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।